Hello everyone. Today I am going to teach you residential status of an assessee under the Income Tax Act 1961. तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों रिक्वायर्ड है? ये इम्पोर्टेंट है कि हमें हमें रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पता होना चाहिए और रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर हमारे जो इंडियन लॉ जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके अंदर असेसी की जो इनकम है, असेसी कई कैटेगरीज में असेसी को हम इनकम टैक्स एक्ट उस करता है, डिवाइड करता है। जैसे कि एक कैटेगरी ऑफ असेसी हो गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो है वो असेसीज को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे एक कैटेगरी हुई इंडिविजुअल, और फिर और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि HUF हो गया, फिर AOP हो गया, BOI हो गया, ट्रस्ट हो गया, एंड देन इट इज एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये जो सारे कैटेगरीज ऑफ असेसी हैं, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता करने के लिए कि इनकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। जैसे कि इनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी भी है या नहीं, और अगर होनी है तो कौन सी वाली इनकम टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम फॉरेन फॉरेन इनकम टैक्सेबल होनी है, या फिर फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी, या फिर सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये चीजें पता करने के लिए हमारे लिए रेसिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत जरूरी है, और फिर किस रेसिडेंशियल स्टेटस पे ये असेसी फॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि उनकी कौन सी वाली इनकम टैक्सेबल होगी, उनकी टोटल इनकम का पार्ट कौन कौन सी इनकम बनेगी। तो हम ये समझते हैं कि कौन कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि हर रेसिडेंशियल स्टेटस में फॉल करने वाले एसएससी की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के अंडर जैसे इसमें दो कैटेगरीज का रेसिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट होता है, बाकी सारी कैटेगरीज की रेसिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरीज डिफरेंट होती है। मतलब कि जैसे इंडिविजुअल और HF कैटेगरी में अगर असेसी फॉल कर रहा है, या तो इंडिविजुअल है या फिर वो HUF है, तो तीन तरह के रेसिडेंशियल स्टेटस उसके बनते हैं। एक तो रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट, और एक डीम्ड रेसिडेंट। तो ये थ्री कैटेगरीज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस हो गए, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड डीम्ड रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में भी दो सब डिविजन है कि रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये दो सब कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। अब डीम्ड रेसिडेंट की भी एक सब कैटेगरी है। जैसे रेसिडेंट की सब कैटेगरी है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दो सब कैटेगरीज है रेसिडेंट की। सेम केस डीम्ड रेसिडेंट की सिर्फ एक सब कैटेगरी है, वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट की कोई सब कैटेगरी, नॉन रेसिडेंट इज ऑलवेज अ, ही इज नॉट अ रेसिडेंट इन द, he will not be treated as a Indian resident under the income tax act। तो डिपेंडिंग अपॉन कि एक इंडिविजुअल या HUF कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, उसका स्टेटस डिसाइड होगा कि वो रेसिडेंट है या डीम्ड रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। और इनकी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वो रेसिडेंट है या डीम्ड रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है। इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अगर इंडिविजुअल HUF है तो मैंने आपको उसकी बता दी कि किस किस सब कैटेगरीज में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉल होगा, किस किस कैटेगरी में वो रेसिडेंट होगा या डीम्ड रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। और अगर इसके अलावा किसी कैटेगरी में एसएससी फॉल करता है, जैसे फर्म, LLP, EOP, BOI, कंपनी, ट्रस्ट, या कोई भी, मतलब कोई भी कैटेगरी है इसकी एसएससी की फॉल करने की, तो उसमें सिर्फ दो ही रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। उसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इशू नहीं होता है, उसमें सिर्फ रेसिडेंट होते हैं और नॉन रेसिडेंट होते हैं। तो अब हम पहले जब हम ये निकालेंगे कि ये एसएससी कौन से का रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा है, उसके बाद हम पता करेंगे कि फिर इसकी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो तो हम कैसे पता करें, तो अगर मान लो वो रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, चाहे उसकी इंडियन इनकम है, चाहे उसकी फॉरेन इनकम है।
तो सारी इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और एसएससी अगर नॉन रेसिडेंट है, अगर एसएससी नॉन रेसिडेंट कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसकी वही इनकम जो रिसीव हुई है इंडिया में, जो या तो रिसीव हो रही है इंडिया में, या फिर रिसीव्ड है रिसीव्ड है इंडिया में, या फिर वो डीम टू बी रिसीव्ड है इंडिया में, या फिर वो इनकम है जो अक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है, अक्रूइंग एंड अराइजिंग इन इंडिया, अक्रूइंग एंड अराइजिंग, या फिर अराइजिंग और डीम टू अक्रू एंड अराइज। ये सारी इनकम उसकी टैक्सेबल होंगी इंडिया में। तो बेसिकली क्या टैक्सेबल है एनआर का इंडिया में? उसकी कोई भी इनकम जो कि उसे रिसीव हो रही है इंडिया में, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो इनकम, जो भी उसकी इंडियन इनकम हो रही है, जो भी उसे रिसीव हो रही है, या फिर इनकम इंडिया में अराइज हो रही है, या फिर अक्रू या अराइज हो रही है, या फिर डीम्ड वाले स्टेटस में भी जा रही है, तो वो सारी नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल होगी। तो जो भी उसकी फॉरेन इनकम है, वो सारी इनकम छोड़ के, जो भी उसकी सारी इनकम फॉरेन इनकम अराइज हो रही है उसको छोड़ के, जो इंडियन इनकम है उसकी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब बचे दो केसेस रेसिडेंट के, रेसिडेंट, अब ये तो नॉन रेसिडेंट वाला केस था, अब दो केस बचते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी, जो इंडिया वाली इनकम है और जो फॉरेन इनकम है, दोनों इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी इनकम वो एसएससी अर्न कर रहा है, चाहे जहां से भी अर्न कर रहा है, वो सारी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसकी दो तरह की इनकम होंगी जो इंडिया में टैक्सेबल होगी। एक तो वो इनकम जो रिसीव हो रही है इंडिया में, या अक्रू और अराइज हो रही है इंडिया में, या फिर डीम्ड इनकम है जो इंडिया में रिसीव हो रही है या अक्रू और अराइज हो रही है। ये वाली इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, सेम जैसे कि जो एनआर वाले केस में टैक्सेबल है। और एक इनकम उसकी और टैक्सेबल होगी, जो कि इस कैटेगरी में फॉल करेगी, कि अगर मान लो उसकी इनकम अक्रू और अराइज तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, वो इनकम वो अर्न तो आउटसाइड इंडिया कर रहा है, लेकिन वो अर्न इसलिए हो रही है क्योंकि उसका बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो इंडिया में सेटअप है। तो अगर कोई बिजनेस है जो वो इंडिया में जो बिजनेस है जो इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है, या उसका प्रोफेशन है वहां पे इंडिया में, जो बिजनेस से प्रोफेशन कंट्रोल है एसएससी का, उससे उसको इनकम चाहे किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अराइज हो रही है, तो वो उसकी इंडियन इनकम बन जाएगी, और वो भी उसकी टैक्सेबल हो जाएगी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में। तो ये तो था एक ब्रीफ ओवरव्यू की रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, और कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस में फॉल करने पर एसएससी के कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। अगले अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं एसएससी का, और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। थैंक यू फॉर थैंक यू टिल देन। और उसके बाद फिर हम अगले सेशन में देखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं।